नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे और सच्चाई सीरीज़ के एपिसोड 4 में, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि किन कारणों की वजह से मुग़ल एम्पायर अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। अगर हम बात करें इतिहासकारों के व्यू पॉइंट के ऊपर, तो एक ठोस इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट है और कोई ठोस कारण पता नहीं चलता है जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर की समाप्ति हुई। हालांकि स्कॉलरली ओपिनियन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है एम्पायर रिलेटेड और रीजन रिलेटेड। एम्पायर रिलेटेड वो रीजंस है जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं एम्पायर के अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतों के कारण। वहीं जो रीजन रिलेटेड है वह शुरू होता है अलग अलग रीजन के इंडिपेंडेंट हो जाने से और अलग अलग रीजनल पार्ट जैसे कि राजपूत, सिख और मराठास के तो अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर की 1526 यानी 1526 से लेकर 1707 यानी 1707 औरंगज़ेब के डेथ तक, तो मुग़ल एम्पायर पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत थी, इतनी कि उसका कोई सानी नहीं था। तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर लेटर 18th सेंचुरी आते आते तक डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात करें उस मुग़ल एरा की, तो उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट था 20% ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो कि इवन हमारे मॉडर्न इंडिया के भी इंडस्ट्रियल आउटपुट का डबल है। इसका इस डेक्लाइन का ठीकरा फोड़ दिया जाता है लेटर मुगल्स के ऊपर, जैसे कि फारूक सियार, शाह आलम और अकबर द सेकेंड जैसे लेटर मुग़ल रूलर्स को, जिनको वीक, इनकम्पिटेंट और अय्याश और करप्ट बताया जाता है। पर क्या यही कारण था जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया? तो आइए जानते हैं हम असली वजह को। पॉइंट नंबर 1, शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार एंड द जागीरदारी क्राइसिस। तो अगर हम बात करें मुग़ल कोर्ट की, तो राजा के अलावा मुग़ल दरबार में केवल दो ही क्लासेस के पास एक एग्जम्पशंस पावर थी, जो कि थी ज़मींदार्स और नोबल्स। ज़मींदार जो कि एक हेरिडिटरी ओनर होते थे अपने बड़े बड़े जागीर और ज़मीन के, उन्हें लगभग राजा की ही उपाधि दी जाती थी। इनका सपोर्ट, इन ज़मींदारों का सपोर्ट लेटर मुग़ल टाइम में आते आते काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया किंग्स के लिए भी। इसका बड़ा रीज़न रहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, जिसकी वजह से कई बार मुग़ल हायर्स को ज़मींदारों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी राजा बनने के लिए। ये हालांकि औरंगज़ेब ने भी इस मेजर को ठीक करने की कोशिश की, कई मेजर्स लिए, पर कहीं ना कहीं 1707 यानी 1707 में उसकी मौत के बाद मुग़ल एम्पायर में जो ज़मींदार की ताकत थी वो फिर से पहली जैसे ही हो गई, यानी काफ़ी ये लोग शक्तिशाली हो गए, जिसकी वजह से मुग़ल स्ट्रक्चर जो था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहा। और इसी बीच जागीरदारी क्राइसिस भी अपने चरम पे हो गई। जागीरदारी क्राइसिस में ये होता था कि अलग अलग रैंक के ऑफिशियल्स, जैसे कि उन्हें जागीर दी जाती थी, जैसे मनसबदार्स, आमिर यानी आमिर ऑफ आमिर, इन सारी रैंक्स को जागीर्स यानी बड़ी बड़ी ज़मीनें दी जाती थी मुग़ल किंग्स के द्वारा, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उनको सपोर्ट दे। जैसे कि हमने डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब में भी देखा कि कैसे अलग अलग लोकल रीजन के जनरल्स ने भी औरंगज़ेब का सपोर्ट किया था शिवाजी राजे को पकड़ने के लिए। हालांकि इस जागीरदारी को बांटने की वजह से इतना जागीर बांट दिया गया कि किंग को दूसरी मेंटेनेंस और दूसरी जागीर देने के लिए ज़मीन ही नहीं बची थी एक टाइम पर, पीक टाइम पे, जिसकी वजह से जागीरदारी क्राइसिस शुरू हो गया और कई सारी नोबिलिटी और क्लर्जीमैन ने अपना सपोर्ट मुग़लों से अगेंस्ट उनके राइवल पार्टीज़ को देना शुरू कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। अगर हम बात करें रेबिलियंस की यानी विद्रोह की, तो कई सारे ऐसे किंगडम्स और कम्युनिटीज़ थी जो कि मुग़ल से शुरू से ही खिलाफ थी या उनसे लड़ना चाहती थी। जैसे कि अगर हम बात करें सिख्स जब से इन लोगों का शुरू हुआ बर्थ, यानी कि 15-16 सेंचुरी में, तभी से ये लोग
एंटी मुग़ल रहे और काफ़ी रेबेलियंस इन्होंने की ये जहांगीर के भी टाइम में भी और अपकमिंग मुग़ल टाइम में भी। वैसे ही राजपूत्स भी काफ़ी मतलब इनका भी कई बार इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा, जैसे अकबर के टाइम पे, लेकिन लेटर मुग़ल या ख़ास करके औरंगज़ेब के टाइम पे उसके रिलीजियस ज़िलॉटरी और पॉलिसीज़ की वजह से राजपूत्स और लेटर मराठास भी कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ हो गए, जिसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा मुग़ल एम्पायर को। इसका तो यह अंजाम रहा कि लेटर 18th सेंचुरी आते आते तक मुग़ल किंग शाह आलम इवन मराठा के पपेट भी बन गए थे। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें, हमने पहले ही जागीरदारी सिस्टम की बात करी ही कि कैसे क्राइसिस आ गया था, क्योंकि लैंड ही नहीं बची थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अदर जागीर मनसबदार्स को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसको हालांकि इस चीज़ को औरंगज़ेब ने अपने ज़माने में सॉल्व करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनका यह जो काम था उसका काफ़ी एक शॉर्ट साइटेड था, यानी कि बहुत ही कम समय तक ही सक्सेसफुल हो पाया और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पीजेंट्स को भी भुगतना पड़ता था, जिसकी वजह से जो लोकल जाट्स थे हरियाणा रीजन में और वेस्टर्न यूपी में, उन्होंने भी मुगल्स के ख़िलाफ़ विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि जागीर थी ही नहीं और काम करने के लिए पीजेंट्स को ज़मीन मिलती भी नहीं थी। पॉइंट नंबर 4, एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो अगर हम बात करें 1707 यानी पोस्ट औरंगज़ेब मुग़ल पीरियड की, तो कोई ऐसा खास साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ नहीं। चाहे हम बात करें डिफेंस की भी, अगर हम बात करें हमारे भारत में पहली बंदूक जो थी मिडीवल टाइम में ही आई थी, गन पाउडर का जो यूज़ हुआ था डिफेंस वॉरफेयर में, वो महाराणा प्रताप और अकबर के ही टाइम पे हुआ था, यानी 16th सेंचुरी के आसपास हुआ था। वैसा कोई स्टैग्नेंट इफ़ेक्ट जो है या कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इस पीरियड में देखने को नहीं मिलता, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट दे पाए, जिसकी वजह से मुग़ल पीरियड को हम कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट ज़रूर हुआ इस कारण से। पॉइंट नंबर 5, औरंगज़ेब्स डेक्कन पॉलिसी। अगर हम बात करें औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी, जो कि उसने यूज़ किया था शिवाजी को पकड़ने के लिए और उसके मराठा एक्सपेडिशन को ख़त्म करने के लिए, वो पूरी तरह से कंप्लीट फेलियर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनिशियली मतलब शिवाजी को पकड़ने में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन पूरी तरह से मुग़ल एनेक्सेशंस को या मुग़ल सुपरमेसी को महाराष्ट्र एरिया में ख़त्म पूरी तरह कर भी नहीं पाए, और कहीं ना कहीं बहुत रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हुआ इस बीच में। वो खुद भी आया पकड़ने के लिए, एक बहुत ही लंबा कैंपेन चला और आखिर में वो ख़त्म भी नहीं कर पाए। तो एक कहीं ना कहीं डेक्कन पॉलिसी औरंगज़ेब की एक बहुत बड़ी फेलियर रही, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक बर्डन भी मुग़ल एम्पायर के ऊपर पड़ गया था। पॉइंट नंबर 6, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जो कि 1740s के आसपास 1761 में माफ़ करिएगा आए, उन्होंने मराठा से लड़ाई भी करी। उसका भी एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट मुग़लों पे भी पड़ा मराठास के अलावा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो दिल्ली के ऊपर जो दिल्ली रूल जो था मुग़ल का, उसके ऊपर डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कि कोई भी बाहर से आके मुग़लों को मार के वापस अपने देश जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक जो सॉफ्ट पावर था मुग़ल रूलर्स का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। पॉइंट नंबर 7, इंस्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। तो अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर में, तो उनमें कोई एक सर्टेन सक्सेशन रूल नहीं हुआ करता था। कभी भी राजा मरता था तो आपस में ही उसके जो हायर चिल्ड्रन होते थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे, और कहीं ना कहीं औरंगज़ेब ने भी खुद अपनी सत्ता जो थी दारा शिकोह को मार के ही हासिल की, अपने और दूसरे भाइयों को भी मार के। तो ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी रहा मुग़ल टाइम में। इवन फ़ारुख सियार जो कि एक मुग़ल ब्लड के भी नहीं थे, उन्होंने बाहर से आके, वो दूर के रिश्तेदार होने के बावजूद वो बाहर से आके उन्होंने हायर को मार के खुद गद्दी पे वो बैठ गए। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुग़ल लीनिएज में चलता रहा, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रही। कभी भी इकॉनमी जो थी, जो कि अपने ज़ेनाइट पे थी एक ज़माने में मुग़ल टाइम पे, अकबर के टाइम पे, वो
उस लेवल पे रिकवर नहीं हो पाई और उस पे आ ना पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ा रीज़न था डेक्लाइन का मुग़ल एम्पायर के। तो ये कारण थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर, जिसने भारत पे लगभग ऐसा कहा जाता है 200-300 साल राज किया फुल फ्लेजेडली, इवन 1526 से 1707 तक सबसे बड़ी ताकत रही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसका समापन कुछ इस कारणों की वजह से हुआ। और जिसमें हमने बात की औरंगज़ेब के रिलीजियस ज़िलॉटरी की, उसके डेक्कन पॉलिसी फेलियर की, इन्वेजन ऑफ दुरानी एम्पायर की, और आर्मी के इनएफिशिएंट होने की, रूलर्स के इनकम्पिटेंट होने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार दें कमेंट्स में। धन्यवाद।